साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की जो क्लास है वो है हमारी कार्य को लेकर, वर्क को लेकर। तो कार्य से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और कार्य के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न होते हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। उसकी परिभाषा, उसके मात्रक, इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्य। ठीक, अब पहला सवाल यही है कि भाई देखिए जो हमारा हेडिंग है वो है कार्य। वैसे तो आप जानते हैं किसी भी काम को करना कार्य कहलाता है, अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। तो जो हमारा जो हेडिंग है, टॉपिक है, वो है कार्य। देखिए कार्य क्या है, तो किसी भी काम को करना कार्य कहलाता है। विज्ञान में कार्य को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। मान लीजिए अगर मैं कोई वस्तु उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता हूँ तो साइंस की भाषा में वो कार्य माना जाएगा। लेकिन अगर किसी वस्तु को मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं उसको नहीं उठा पाया हूँ, चाहे मैंने अपनी कितनी ही एनर्जी क्यों ना वेस्ट कर दी हो, क्यों ना लगा दी हो, ठीक है, साइंस की भाषा में उसको वर्क नहीं माना जाता। तो इससे एक चीज़ साफ है कि देखिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते हैं। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, आप सफल हो जाते हैं, तो जो हमने मेहनत की है, जो आपने मेहनत की है, वो मेहनत कार्य के रूप में तब्दील हो जाएगी। और अगर हम कामयाब नहीं होते हैं तो फिर ये जो हमने मेहनत की है, ये जो हमने एफर्ट लगाया है, ये जो हमने समय व्यतीत किया है, इसके फिर कोई मायने नहीं रहते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने जीवन को बेहतर करिए, खूब किताबों के साथ में संघर्ष करिए, ठीक है, खूब अच्छे से मेहनत करिए और जल्दी से जल्दी अपने मुकाम पर जाइए, अपने आप को सफल करिए। ठीक, तो साइंस की जो परिभाषा है उसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं, कार्य किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर बल लगाकर, साइंस में कहा गया है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना, बल की दिशा में विस्थापित करना या बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया, विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं, कार्य कहा जाता है या कार्य कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हमने कोई बल लगाया है और बल की डायरेक्शन ये है, मतलब हमने दूसरी साइड में बल लगाया है ताकि हम इसे धकेल के आगे की तरफ लेकर जाएं और वस्तु अपने इस स्थान से आगे की तरफ सरकती है और सरकती मान लीजिए वो इस बिंदु पर आ जाती है, यहाँ आ जाती है वस्तु। तो हमने जो वस्तु पर बल लगाया है तो बल की दिशा में, बल के विपरीत नहीं, बल की दिशा में, बल की डायरेक्शन ये है, बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ है, मान लो वस्तु कितनी खिसक गई है, वो d मीटर दूर खिसक गई है। तो इस वस्तु को यहाँ तक ले जाने के लिए जो हमने क्रिया की है, जो हमने क्रिया की है, वो क्रिया क्या कहलाएगी? साइंस की भाषा में कार्य कहलाएगी। क्रिया क्या कहलाएगी? कार्य कहलाएगी। अगर मान लीजिए हम इस वस्तु पर खूब बल लगाते हैं और वस्तु अपनी जगह से टस से मस नहीं होती है, चाहे हमें पसीना ही क्यों ना आ गया हो, ठीक है, चाहे हम पूरी ताकत क्यों ना लगा दी हो, तो उसको हम वर्क नहीं कहेंगे।
मान लीजिए कहीं पर कोई ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, हम उसे धक्का देते हैं और अगर वो निकल जाता है बल की दिशा में तो हमने कार्य किया है, अगर वो नहीं निकलता तो हमने कोई कार्य नहीं किया है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो कार्य होता है उसका जो सूत्र है, देखिए कार्य जो होता है उसका जो फॉर्मूला है, कार्य बराबर क्या होता है बेटा, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन कहते हैं दूरीय खिसकना, बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, चूँकि कार्य है, देखिए मैंने कहा था कितना बल लगाया आपने, F न्यूटन का, कितनी दूरी उसने तय करी है, d दूरी, तो विस्थापन कितना हो गया, d मीटर का। ठीक है, तो देखिए कार्य को W से दिखाते हैं, बल को F से दिखाते हैं और विस्थापन को d से दिखाते हैं। तो W बराबर हो जाएगा F गुणा d। W बराबर कितना हो जाएगा बेटा, F गुणा d। ठीक है, ये इसका बन गया सूत्र। अब सवाल आता कि कार्य का मात्रक क्या होगा, तो कार्य का बेटा हम लोग मात्रक बनाएंगे। तो देखिए बल का मात्रक आपने पढ़ा होगा न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और गुणा विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अगर न्यूटन मीटर ना कह रहे हो तो इसको हम कह सकते हैं जूल। क्या कह सकते हैं बेटा, इसे जूल कह सकते हैं। तो कार्य का जो मात्रक है न्यूटन मीटर या जूल, ये किस पद्धति में है, तो यह है MKS पद्धति में। मैंने पढ़ाई थी, पद्धतियाँ आपको बताई थी, ये MKS पद्धति में है। तो अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि बताइए MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो या तो तुम बताओगे जूल, और अगर ये नहीं बताते हो तो बताओगे न्यूटन मीटर। अगर मैं इसी को CGS पद्धति में पूछने लगूं तो देखिए बल का मात्रक CGS पद्धति में बताया था मैंने पिछली क्लास में डाइन, और दूरी का मात्रक होता सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर, अगर डाइन सेंटीमीटर ना लिख रहे हो तो इसे कह सकते हो अर्ग। क्या कह सकते हो बेटा, अर्ग कह सकते हो। और ये जो मान है ये है CGS पद्धति में, किसमें, CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में अगर मैं पूछूं कि CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए डाइन सेंटीमीटर या अर्ग होना चाहिए, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग होना चाहिए। अर्ग छोटा होता है और जूल बड़ा होता है। अर्ग कैसा है, छोटा है, और जूल कैसा है, वो बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए अब सवाल ये है कि जो कार्य की बीमा है, डायमेंशन, आयाम या बीमा, कार्य की बीमा क्या होती है, तो देखो न्यूटन की बीमा मैंने आपको बताई थी, न्यूटन की बीमा होती है MLT-2, और गुणा ये मीटर है, मीटर की बीमा होती है L। अब L और L की गुणा कराओगे तो बीमा आएगी बेटा ML²T-2। तो कार्य की बीमा क्या होती है, ML²T-2। अब सवाल ये उठता है कि कार्य कैसी राशि है। ठीक है, कार्य राशि कैसी है, तो राशि दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश और एक अदिश। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने आज बहुत काम किया है, तो आप उससे ये नहीं पूछोगे कि किस दिशा में काम किया है, आप उससे पूछोगे कि आपने कितना काम किया है। ठीक है, हाँ, तो कार्य को जब व्यक्त किया जाता है तो केवल उसका मान बताया जाता है, उसकी दिशा नहीं बताई जाती। इसलिए कहा जाता है कि जो कार्य है वो कैसी राशि है, वो कार्य अदिश राशि है। कार्य स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात कार्य अदिश राशि है, क्योंकि कार्य को बताते समय केवल उसका मान बताया जाता है, उसकी दिशा नहीं बताई जाती है। तो कार्य कैसी राशि है, अदिश। कार्य की बीमा क्या होती है भैया, ML²T-2। कार्य का मात्रक क्या है, तो MKS पद्धति में न्यूटन मीटर या जूल, और CGS पद्धति में डाइन सेंटीमीटर या अर्ग होता है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मैंने आपको बताया था कि न्यूटन और डाइन दोनों बल के मात्रक हैं। न्यूटन जो है वो बड़ा मात्रक है और डाइन जो है छोटा मात्रक है। और मैंने आपको बताया था कि एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, 10 की घात 5 डाइन होते हैं।
तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अर्ग जो कि छोटी राशि है, ठीक है, और जूल चूँकि बड़ी राशि है, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें तो इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए भाई, कहीं अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1 जूल किसके बराबर होता है, जूल होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर, 1 न्यूटन मीटर के। अब बताइए, ये जो लिखा हुआ 1 न्यूटन जो मैंने बताया था, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, बताया था ना, 10 की पावर 5 डाइन के। तो 1 न्यूटन का मान हो गया 10 की पावर 5 डाइन, और ये है क्या बेटा, मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। अब देखो 1 जूल का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 1 जूल बराबर हो जाएगा 10 की घात 5 तो ये है, और 10 की घात 2 ये हो जाएगी। 100 को हम 10 का वर्ग लिख सकते हैं बेटा, और ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब बताओ, जो 1 जूल हुआ वो 1 जूल 5 और 2 7, 10 गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, तो 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 10 की पावर 7 2.5 सेंटीमीटर। अगर इसे आप ये ना लिख रहे हैं तो 2.5 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, देखो जहाँ 2.5 सेंटीमीटर है उसे अर्ग लिख सकते हैं। जब 2.5 सेंटीमीटर को आप अर्ग लिख सकते हैं तो 1 जूल में कितने अर्ग हो गए, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग के। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है ना, और 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो अर्ग भी कार्य का मात्रक है सीजीएस पद्धति में, और जूल भी कार्य का मात्रक है सीजीएस पद्धति में, ठीक है। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं ना, जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित नहीं होती, ठीक है, बल्कि वो किसी, मान लो बल जो है वो कोण बनाते हुए लगा रहे हैं, तो विस्थापन की दिशा कुछ और हो जाती है, दूसरी दिशा हो जाती है। जैसे तुमने देखा होगा छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे अक्सर खेल खेलते हैं, और वो खेल खेलते हैं इस तरीके से। गाड़ी वाला खेल सुना होगा, गाड़ी वाला खेल बचपन में आपने देखा होगा, गाड़ी वाला खेल बचपन में आपने देखा होगा। वो टिलोरी बना लेते हैं बच्चे, और टिलोरी बनाने के बाद इसमें कुछ भर लेंगे इस टिलोरी में, है ना, इस टिलोरी में मैंने पहिए लगा दिए, देखो ये टिलोरी में पहिए लगा दिए, ठीक। अब इस टिलोरी में उन्होंने कुछ भर लिया, रेत वेत भर लेते हैं, मिट्टी विट्टी भर लेते हैं, और वो मिट्टी विट्टी भरने के बाद में वो यहाँ कोई धागा बांधेंगे और इस तरीके से उसको खींचेंगे, तो बल F लगता है, इस तरीके से लगता बल F लगता है ना। कहीं भी बांध लो, इस तरीके से बांध सकते हैं आप, कहीं भी बांध लो। बच्चों को तो देखा होगा आपने, मान लीजिए यहाँ से उन्होंने रस्सी बांधी और ये इस तरीके से उस पर बल लगा रहे हैं, तो बल तो लगाइए, लेकिन वो टिलोरी चलेगी तो ऐसे, विस्थापन तो इस दिशा में होगा ना, विस्थापन इस दिशा में होगा, ठीक है। तो बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है, मान लीजिए वो थीटा कोण है, तो तुमने देखा होगा छोटे बच्चों को वो टिलोरी वगैरह बना के खींचते हैं इस तरीके से, तो ऐसी और वस्तुएं भी खींचती हैं, तो विस्थापन नीचे हो रहा है, वस्तु का कोण जो है वो बिल्कुल कुछ अलग दिशा में लग रहा है, ठीक है, बल अलग दिशा में लग रहा है। तो जब कोण दिया हुआ हो तब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर एफ डी कोस थीटा, W बराबर एफ डी कोस थीटा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे रेलवे में सवाल पूछता है, एसएससी में सवाल पूछता है न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है, न्यूमेरिकल के आधार पर सवाल पूछता है, तो वो इस तरीके से 3 कंडीशन या 4 कंडीशन पूछेगा, है ना। पहली कंडीशन उसने लिखी कि जब बल और विस्थापन परस्पर समांतर हों, समांतर होने का मतलब ये है बल यहाँ ना लग के यहाँ लगना चाहिए था,
बल भी इधर होता है और विस्थापन भी इधर होता है। नीचे नीचे पकड़ के खींचते, बिल्कुल नीचे नीचे पकड़ कर खींचते या धक्का लगाते किसी भी चीज़ को, ठीक है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो एंगल निकल कर आता है वो 0 डिग्री आता है। अगर 0 डिग्री है और फॉर्मूले में मान लगाओगे तो W बराबर हो जाएगा FD कोस 0। त्रिकोणमिति में आपने नाम सुना होगा कि कोस 0 का मान होता है 1, तो F गुणा D, और कोस 0 का मान 1, तो W बराबर हो जाएगा FD। इसका मतलब पता क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कार्य धनात्मक होगा, धनात्मक व अधिकतम कार्य, धनात्मक व अधिकतम कार्य, धनात्मक व अधिकतम कार्य होगा। कार्य कब अधिकतम होगा? जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण हो। याद रखना इस बारे में कि जब बल और विस्थापन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य अधिकतम होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य अधिकतम कब होगा? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, यहीं से दूसरी कैटेगरी ये निकलती है कि मान लो दूसरी कैटेगरी ऐसा मान लो आप कि जब बल और विस्थापन परस्पर विपरीत हों, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब बल और विस्थापन है ना परस्पर विपरीत हों, बल और विस्थापन परस्पर विपरीत हों। ऐसा है विपरीत कि मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पर बल तो इधर लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। तो बल और विस्थापन अगर परस्पर विपरीत होंगे तो ऐसी स्थिति में बेटा जो कोण बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। कैसे? सरल रेखा, और सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 अंश का। तब कार्य कितना निकलता है? कार्य W बराबर सूत्र होता है FD कोस थीटा। अब W बराबर FD कोस थीटा का मान 180 लगाओ तो बेटा W बराबर हो जाएगा FD कोस 180 का मान -1 होता है, कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो W बराबर होता है -FD। ऐसी स्थिति में जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा, तो इसे आप कह सकते हो ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। देखिए 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री से बड़ा कोण अगर होता है, 90 डिग्री से जैसे ही कोण बढ़ेगा कार्य का मान ऋणात्मक हो जाएगा। 90 डिग्री से जैसे ही एंगल बढ़ेगा 120, 135, 150, 180, कार्य का मान निगेटिव हो जाएगा। तो कार्य निगेटिव भी होता है, कार्य धनात्मक पॉजिटिव भी होता है और कार्य शून्य भी होता है। तो जब बल और विस्थापन दोनों परस्पर विपरीत हों तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो कार्य ऋणात्मक कब होता है? जब बल और विस्थापन परस्पर विपरीत हों, अर्थात उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता हो या 90 से ज़्यादा का बनता हो, ठीक है। कार्य धनात्मक कब होता है? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री हो। तीसरी एक और कंडीशन निकलती है इसी में बेटा, तीसरी एक और कंडीशन निकलती है इसी में कि जब, देखिए तीसरी कंडीशन क्या है? जब बल व विस्थापन, जब बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हों, जब बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हों। लंबवत कब होंगे? कि मान लीजिए एक वस्तु ये है, इस वस्तु पर बल तो लग रहा है F ऊपर की तरफ और वस्तु जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल बनेगा इनके बीच में 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो थीटा की वैल्यू आती है बेटा 90 डिग्री। कितनी आती है? 90 डिग्री, मतलब 90 अंश। तब कार्य कितना होगा? तब कार्य W बराबर होगा FD कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान होता है 0, F गुणा D गुणा कोस 90 का मान 0। इसका मतलब W बराबर क्या हो गया? 0। तो किया गया कार्य कैसा होगा? कार्य शून्य होगा, कार्य शून्य होगा।
अब यहाँ पर तुमने चीज़ों को देखा होगा, कुछ चीज़ें सुनी होंगी ऐसी, जैसे एक स्टेटमेंट आता है, यहाँ से एक सवाल, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, वो सवाल इस प्रकार सा होता है ना, जब एक कुली अपने सिर पर बोझा उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाता है, तब उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। साइंस की भाषा में उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? शून्य होता है। अब सवाल क्या है? अब मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पर चले गए, ठीक है, और आपने कोई कुली पकड़ लिया कि भाई साहब हमारा ये सूटकेस है, इसे उठा के यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले चलो, है ना। वो आदमी कहेगा कि भाई साहब 20 रुपये लगेंगे। आप कहोगे 20 रुपये किस बात के भाई? वो कहेगा सामान ढोने के। आप उसे नियम बताओगे, है ना, कि साइंस की नज़रों में कार्य नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। हाँ, साइंस नहीं मानता लेकिन वर्क होता है। एक्चुअल में साइंस क्यों नहीं मानता, उसकी वजह मैं बताऊं। सिर पे रखा हुआ सामान और वो व्यक्ति आगे की तरफ जा रहा है, तो देखिए सिर पे सामान रखा हुआ, तो बल सामान का नीचे की तरफ लगेगा, और आदमी आगे की तरफ जाएगा, तो बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जब 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, किया गया कार्य 0 आएगा। तो किया गया कार्य कैसा होगा? 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया है। मान लीजिए, है ना, इस टाइप से मान लें कि कोई कुली है। अब वो कुली ऐसे जाएगा मान लीजिए, तो कुली का ये तो हो गया, ये तो है विस्थापन की दिशा। अब कुली के सिर पर जो भार रखा हुआ है, भार बल, ये हो गया बल की दिशा ये हो गई, तो बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब ऐसे में एक उदाहरण बता रही हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। एक तैराक है, जो आदमी तैर रहा है, नदी को तैर के वो पार करेगा, वो नदी को तैर के पार करेगा। उसके सिर पे मान लीजिए कपड़ा बंधा हुआ है, कुछ सामान रखा हुआ है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? एक व्यक्ति तैर के नदी को पार करता है, उसके सिर पर कोई सामान बंधा हुआ है। बताइए, जब तैर कर उसको पार कर लेगा, तो उस वस्तु को ले जाने में उसने कितना कार्य किया है ना। आप कमेंट करके बता सकते हैं कितना कार्य उसने किया है, ठीक है। और अगर ये चीज़ें आपको, देखिए मैंने आज भी कहा है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। आने वाले समय में किसी बड़े एग्ज़ाम को आप क्रैक करिए, ताकि आप अच्छी जॉब और समय पर पा सकें, ठीक। तो जो बातें मैंने आपको बताई, ये बात आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।